नमस्कार, मैं राजकुमार झा और देश के इसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर मशहूर शायर और फिल्म गीतकार कैफी आजमी का जन्म हुआ है। वही कैफी आजमी जिनके गाने आज भी आपके दिलो दिमाग पर सदाबहार बनकर बजती रहती हैं। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, या फिर वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बॉलीवुड को उन्होंने कई सदाबहार गीत भी सौंपे। इसके अलावा आजमगढ़ बदनाम भी रहा है। डॉन अब्बू सलेम का कनेक्शन यूपी के आजमगढ़ से लेकर हुआ था और इस वजह से आजमगढ़ बदनाम भी हुआ। राजनीति की बात करें तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे हैं। अगर आप अब तक के लोकसभा चुनाव देखें हो तो सबसे ज्यादा बार यहां से यादव कैंडिडेट जीते हैं। सपा का मुस्लिम मुलायम जो समीकरण यहां पर फिट बैठता है उसका ये नतीजा भी देखने को मिला है। इस बार अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर बीजेपी ने पहले लिस्ट में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया और ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया। ऐसे में अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है, इसलिए समीकरण को समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद आपको आजमगढ़ के सीट के पूरे समीकरण बताएंगे। अभी तो मजबूती अगर देखा जाए यहाँ प्रदेश के भौगोलिक इतिहास को देखते हुए तो सपा ही मजबूत नजर आ रही है, विशेषकर हमारे जिले में सपा का डंडा। उसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हमारे जिले में जो विकास कार्य हुए हैं उसको हम बेहतर आंकते हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा। अच्छा, राहुल गांधी की जो यात्रा रही उससे क्या आपको लगता है कि कोई फ़ायदा है या नहीं है, और नहीं है तो क्या है, या है तो कैसे? नेता विहीन हो चुकी कांग्रेस अब आज वेंटिलेटर पर बैठी है, इसका अफसोस है। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब जो धुंध थी वो धीरे धीरे छटती चली जा रही है और आजमगढ़ के सिनेरियो में देखेंगे पॉलिटिकल तो जो वर्तमान में सांसद हैं उनका विरोध केवल जनता में नहीं था, उनके पार्टी के लोग भी मतलब जो अंतर विरोध कई बार खुल के सामने भी आया। हालांकि उनको फिर से मतलब टिकट मिल गया है, लेकिन एक समीकरण बदला है कि यहाँ से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव लड़ने की बात आ रही है। अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए इस बात का विरोध होता था कि यहाँ पर आते नहीं थे, बावजूद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और ने बहुत बड़ा काम किया आजमगढ़ के को लेकर, जान लीजिए वह एक अलग विषय है। लेकिन ये यहाँ रह के भी कोई उतना बड़ा उपलब्धि नहीं दे पाए जो रेखांकित किया जाए। जो समीकरण की बातें हैं तो अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ के वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। जिस तरह इन्होंने अपने फिल्मों में गरीबों का मसीहा बनकर लोगों को दिखाया, उस तरह सांसद होते हुए आजमगढ़ में कुछ नहीं कर पाए। जो एक सांसद की गरिमा होती है उसको उन्होंने ताक पर रख दिया। चट्टी चौराहे पर शूटिंग की है, उनकी हनक नहीं बन पाई और आप उनके तमाम खबरों को प्रकाशित करते किसी भी जनता के बीच में वो नहीं रह पाए। न किसी के दुख सुख में जाना, न शामिल होना, किसी सरकारी अस्पतालों का न निरीक्षण करना, न तहसीलों का निरीक्षण करना, केवल अपने व्यवसाय में लगे हुए रहे। इसलिए आजमगढ़ की जनता ने ठाना है, जो हम लोगों के सूत्र बता रहे हैं कि आजमगढ़ अब कह रहा है कि बाहरी प्रत्याशी होगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। खुर्रम आलम नोमानी मेरा नाम है। राजू जी, जो आपने कहा सवाल बिल्कुल सही कि जोड़ तोड़ का सीधा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शाह आलम बसपा के 2 बार के विधायक रहे, AIM से भी चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी उनको अपने पास ले आई, MLC बनाया और उनका स्वागत समारोह भी हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि अगर आप देखेंगे 2022 का उपचुनाव जो हुआ था आजमगढ़ में, उसमें समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता या बल्कि सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव को की हार का मुख्य कारण शाह आलम को माना गया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा समीकरण बैठाया बसपा ने और एक मजबूत तरीके से इन्होंने एक वोट अपनी ओर किया और समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चिंतित थी कि कहीं ना कहीं अगर फिर बसपा शाह आलम को प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से अगला चुनाव भी आसान नहीं होगा, भले ही अखिलेश यादव मैदान में आ रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इनको अपने पास लिया, या जोड़ तोड़ की ही राजनीति हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि सिनेरियो, तो अगर आजमगढ़ की अब तक की स्थिति का हम आकलन करें तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2024 का इलेक्शन जाता हुआ दिख रहा है।
और जैसा कि हमारे और साथियों ने बताया कि अखिलेश यादव, एक तरह से लगभग कन्फर्म है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ही प्रत्याशी बनेंगे समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस चुनाव को जीत पाना। लेकिन एक सवाल जनता अखिलेश यादव से भी पूछेगी कि अगर आपको 2024 में आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ना ही था तो 2019 में इन्होंने क्यों वाकवर दिया? और उसी वाकवर का रीज़न रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में अपनी जीत दर्ज कराई। तो ऐसे में अगर हम अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, इस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक तरीके से राजनीतिक समीकरण को देख लें, आजमगढ़ की भौगोलिक दृष्टिकोण को देख लें, या पिछला जो आजमगढ़ का इतिहास रहा है उसको देख लें, तो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से फ़ायदा दिख रहा है अभी तक। वर्तमान सांसद के बारे में पूछा जाए तो कैसा रहेगा कार्यकाल रहा और उनके बारे में क्या? तो ये तो हमारे सभी साथियों ने बताया और आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो अभिनेता ज़रूर हैं पर नेता नहीं हो पाए हैं। जहाँ जिस तरीके से उनको ज़रूरत हो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह से जनमानस के पटल में जाना चाहिए। हाँ, कुछ काम ज़रूर हुआ है लेकिन वो हम सांसद की ओर से नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी के काम को कहेंगे। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अच्छा काम है भारतीय जनता पार्टी की, हम सराहना भी करेंगे। या हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसको निगलेक्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से यहाँ चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी की ये बहुत ही सेफ सीट रही है, लेकिन जिस प्रकार से 2022 का चुनाव निरहुआ ने, जो भोजपुरी स्टार भी हैं, उन्होंने जीता और ध्रुवीकरण हुआ। उसके अलावा उन्होंने यादव मतदाता जो हैं उसमें भी सेंध लगाई। अगर इस बार वो फिर इस तरह की करते हैं कुछ कार्रवाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर सकती, क्योंकि अगर अखिलेश यादव, जो कि ज़्यादातर संभावना वो यहाँ से लड़ने की है, अगर वो आते हैं यहाँ पे तो उनसे भी जनता निश्चित रूप से सवाल पूछेगी कि आप भाई 2024 में आए तो फिर अब अगली बार फिर कुछ होगा तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, तो आप आना जाना लगाए रखेंगे, स्थायी नहीं है। लेकिन चूंकि ये सपा की बहुत मजबूत गढ़ है, एमआई गठबंधन बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा ताकत मतलब टैक्ट है आपस में, तो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी सेफ सीट रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से निरहुआ सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी भी आकर यहाँ पर अपनी गारंटी की बात करके गए, तमाम विकास के दावे हुए, यूनिवर्सिटी की बात हुई, एयरपोर्ट से यहाँ से हवाई यात्रा शुरू कर दी गई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है और तमाम इस तरह की चीज़ें जो भाजपा मुद्दा बना रही है। तो अगर विकास की बात होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती दिखाई देगी। लेकिन चूंकि एक जाति समीकरण होता है, अंकगणित होता है, उस हिसाब से सपा बहुत आगे है भाजपा से यहाँ पे। मैंने देखा है सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कार्यकाल, उनकी एक उपलब्धि कह सकते हैं कि वो ज़िले में बराबर रहते हैं। ये बात उनके लिए मानी जा सकती है कि जैसे अमूमन लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बाहरी जीत के जाता है तो वापस नहीं आता, वो मिलता नहीं। इस मामले में अगर हम देखें तो निरहुआ यहाँ 20 छूटते हैं। तो उसके अलावा दूसरा, मुझे एक सांसद के तौर पे, हालांकि उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने काम किया है, लेकिन एक सांसद के तौर पे दिनेश लाल यादव निरहुआ का अगर सच में मूल्यांकन करें तो उनकी बहुत सारी बातों पे देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा दिवारा क्षेत्र में मैं अगर सांसद चुना गया, 12 जगहों पे उन्होंने पुलिया बनाने का चिन्हीकरण किया कि इन 12 जगहों पे पुलिया बनेगी। कोई पुलिया नहीं बना, कुछ नहीं बना, हालांकि एक आध जगह काम शुरू हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा था चुनाव जीतते ही एक कार्यशाला में कहा था कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा रहे हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसका उसमें अपडेट करेंगे, गांव में जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में जैसे फीड करेंगे तो कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किसको किन योजनाओं का लाभ मिला है, किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो सब आ जाएंगी। तो एक नायक के तौर पे, फिल्मी नायक के तौर पे उन्होंने जो भूमिका बनाई उस वक्त, वो बड़ी बेबाकी से उन्होंने बनाया, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अलग बात है कि अब वो एयरपोर्ट को गिना रहे हैं, यूनिवर्सिटी को गिना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मामले में देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए आजमगढ़ के लोगों ने कई सालों तक संघर्ष किया और जिस व्यक्ति के वजह से वो यूनिवर्सिटी आई, देखिए जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका एक अलग मामला था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी उन चीज़ों को भूल गए कि यूनिवर्सिटी के लिए ओम प्रकाश राजभर भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से इस बात को कहा था। उसके बाद प्रस्ताव बना करके राज्यपाल के पास भेजा गया, उन्होंने मोहर लगाई और यूनिवर्सिटी बनने का काम शुरू हो गया। तो राजभर अपने इस काम को गिना नहीं पाते। बहरहाल राजभर भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी बात है, लेकिन जब अखिलेश यादव के सापेक्ष हम निरहुआ को देखते हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर एक गैप दिखाई देता है।
एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उसी हताशा में दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर उनको चैलेंज देते रहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो राजनीतिक रूप से लोग कहते हैं कि ये मैच्योर उनका बयान नहीं है, इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। देखेंगे तो तैयारी में आज की तारीख में सबसे मजबूत तो भाजपा है, बाकी लोग तो समीकरण पे हैं कि कौन सा समीकरण बनेगा। आप जान ही रहे हैं MY फैक्टर, उसी के आधार पर लोग बड़े हैं। बाकी तो तैयारी अगर देखिए तो केवल भाजपा तैयारी, चुनावी मूड में भाजपा है। 2008 में रमाकांत यादव की सदस्यता समाप्त होने पर एक बार फिर से चुनाव हुए थे और इस बार बसपा से अहमद अकबर ने बाजी मारी थी। हालांकि 2009 के चुनाव में रमाकांत यादव ने फिर से सांसद जीत ली, लेकिन वे इस बार बीजेपी से चुने गए। 2009 के चुनाव में पहली बार बीजेपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट में एंट्री हुई। इसके बाद 2014 के चुनाव में समाजवादी दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। उसके बाद अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम के समीकरण को देखें और परिणाम को देखें तो सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव 3,40,306 वोट से जीते, जो कि करीब 35.43% होती है। बीजेपी की तरफ से रमाकांत यादव मैदान में थे, जिन्हें 2,77,102 वोट मिले, 28.85% वोट शेयर रहा। और बसपा की तरफ से शाह आलम गुड्डू जमाली मैदान में थे, जिन्हें 2,66,528 वोट मिले, 27.75% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से अरविंद कुमार जायसवाल थे, जिन्हें 17,950 वोट मिले, 1.87% वोट प्रतिशत रहा। और RUC पार्टी से आमिर रशादी मदनी उतरे थे, जिन्हें 13,271 वोट ही मिल सका, 1.38% वोट प्रतिशत रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद बने। इसके बाद 2022 में अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद उन्होंने संसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाजी मारी और यहां से सांसद बने। बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ पर भरोसा जताया है और उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव सपा की तरफ से मैदान में थे, उन्हें 6,21,578 वोट मिले और 60.04% वोट प्रतिशत रहा उनका। बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव मैदान में उतरे थे, जिन्हें 3,61,704 वोट मिले, 35.1% वोट प्रतिशत रहा। SBSP के तरफ से अभिमन्यु सिंह सनी मैदान में थे, 10,078 वोट ही मिल सका, 1% उनका वोट प्रतिशत रहा। RUC के तरफ से अनिल सिंह मैदान में थे, जिन्हें 6,763 वोट ही मिले, 0.7% वोट प्रतिशत रहा था। 2022 में हुए उपचुनाव में निरहुआ बने सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव के बाद से यहां पर करहल विधानसभा सीट से जीत गए, जिसके बाद उन्हें आजमगढ़ लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ी और इसके बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें दिनेश लाल यादव यहां से चुनाव जीत गए और सपा के धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी थी। वर्तमान में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ यहां से सांसद हैं। आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी जिलों में गिना जाता है। आजमगढ़ संसदीय सीट प्रदेश के 80 संसदीय सीटों में से एक है, 59वें नंबर की सीट है। आजमगढ़ संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहन नगर है। ये विधानसभा की सीटें हैं। यहां से बीजेपी के खाते में एक भी विधानसभा की सीट नहीं गई हुई है। जातीय समीकरण को समझने से पहले स्थानीय लोगों की क्या राय है वो भी आप पहले सुन लीजिए। ने मौजूदा सांसद के विषय में पूछा है तो वो तो अभी जुमा 1.5 साल के सांसद हैं और 1.5 साल में जितनी उनकी प्रेजेंस है वो करीब करीब ठीक ही है। इसके पहले जो इस जिले में सांसद होते आए रहे हैं वो अपने पूरे संसदीय काल में दिखाई नहीं पड़ते थे और पूरी जिले की जनता कहती है विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। क्या विकास कर दिया है यही जनता से जानने की ज़रूरत है। जो आदमी अपने संसदीय क्षेत्र में जीतने के बाद आए ही ना, वो विकास क्या करेगा, वो जनता को देखेगा क्या कि जनता को क्या दिक्कत है। उनके नुमाइंदे बता देते हैं, उसी से वो जान जाते हैं कि जनता को क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा कार्यकाल 1.5 साल में क्या आदमी कर सकता है, बहुत कुछ किया निरहुआ ने, उसका प्रेजेंस हमेशा रहा है, जबकि अखिलेश से कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये जो गठबंधन की बातें चल रही हैं कांग्रेस की और अलायंस की,
तो कितना मजबूती मिलेगी? राहुल गांधी की जो पद यात्रा रही उसका कितना फर्क पड़ा? राहुल की वजह से ही अच्छे अच्छे सीनियर लोग कांग्रेस छोड़ दिए हैं। संतोष सिंह, सब लोग, रामकृष्ण द्विवेदी, सजाज मेहदी, सब लोग हटा दिए गए हैं। प्रियंका उन लोग का वो है, कहीं कुछ नहीं है, ये लोग जीरो हैं। भाजपा के आगे कोई कुछ नहीं है। भाजपा को जीतना है, बब्बर वोट से जीतना है। उनका ऐसा कुछ नहीं होगा, बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। वर्तमान सांसद की जगह अगर कोई और ऑप्शन हो तो कोई भी रहेगा जीतेगा। 2019 जो गठबंधन से जीते थे वो अखिलेश यादव, और फिर सपा बसपा अलग अलग है। बहुत मजेदार आदमी है, सबके साथ रहता है। देखिए ऐसा है कि उसको 1.5 साल का मालिक समय मिला, इसमें उसने जो कुछ संभव हुआ किया, प्रयास उसने बहुत किया। यहाँ तक रेलवे लाइन के लिए भी प्रयास किया उसने, और हम जानते हैं कि 555 गाँव को चिन्हित कर लिया गया, इनकी ज़मीन ले करके लाइन के लिए खींची जाएगी। ये मामूली सफलता के बाद उसने भले ही 10 साल में लाइन तैयार हो, लेकिन कम से कम उसने उसको स्वीकृत करा लिया कि हाँ भाई रेलवे लाइन जो है बनारस से आजमगढ़, आजमगढ़ से गोरखपुर की बनेगी। ये मामले, क्योंकि ये बन जाएगी तो आजमगढ़ का विकास तो स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी बात यह है समीकरण। समीकरण क्या होता है? 4 लंगड़ होकर कर्मी हो जाए, नहीं हो पाएंगे ना। 4 लंगड़े होकर के 2 टांग बन जाएगी तो क्या आदमी हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। और ये समीकरण को पहली बार नहीं हो रहा है, हम कई साल से देख रहे हैं। समीकरण चल रहा है। क्यों समीकरण बनता है भाई? कौन है इनके साथ में? अच्छा, जहाँ पूरी लीडरशिप ले लीजिए, पूरी इनकी इंडी गठबंधन की लीडरशिप ले लीजिए। वो इसके अध्यक्ष कौन है? खड़गे हैं। और खड़गे अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, हार गए चुनाव 19 का। वो भी अपनी पर्सनल सीट से चुनाव हार के, कहीं और हार से कहते कि हम गलत जगह लड़ गए थे। 1.5 साल में जो कर सकता था, जो प्रोग्राम या जो चीज़ें भेज सकता था, विकास के लिए जो चीज़ें भेज सकता था उसने भेजा। जो भी काम यहाँ पर हुआ है उसमें उसका बड़ा योगदान है, उपस्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम दिखता है। बाकी लोग तो दिखे ही नहीं, गए तो फिर दिखे नहीं। अच्छा, अगर पार्टी ने जिसको भी मौका दिया है, अगर वो उपयुक्त हैं या किसी और नए चेहरे को देना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें आप पहले समझिए। इस देश में 2 धारा है, केवल 2 धारा है। वोट क्या है? मोदी समर्थक, मोदी विरोधी। उसमें काम उम भी ले लिया जाता है, लेकिन फैक्ट यही है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा काम किया होता, बहुत विकास किए होते, अनाज भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो बहुत कम्युनिटी या बिरादरी है, वोट देंगे बीजेपी को। उसको तो ले रहे हैं, बाजार में बेच दे रहे हैं। मोदी जी के कामों को देख रही है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपसे मैं बता दूं, कि जिन्होंने अपराध को 0 पर ला करके खड़ा कर दिया। हमारा छोटा छोटा सवाल है अब इसमें यह है कि जो नए वर्तमान सांसद हैं उनका चेहरा ठीक है या उसकी जगह पार्टी को नया चेहरा रखना चाहिए? नहीं, देखिए, एक जनता की यहाँ पर चाहत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वह नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। का 1.5 साल का कार्यकाल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर जो राहुल गांधी की यात्रा निकली और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को जोड़ने की बात की, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? विशेष प्रभाव नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं है। आज का जनता भाजपा के शासन सुशासन से, चाहे प्रदेश का हो या देश का हो, खुश है। बस तकलीफ उसको है थोड़ा बेरोजगारी पर, थोड़ा महंगाई पर, इस पे थोड़ा उसको दिक्कत है। लेकिन उसको भी भारतीय जनमानस बहुत सहनशील है। उसको ये लग रहा है कि भाई विकास हो रहा है तो थोड़ा मतलब महंगाई बढ़ेगी तो उसको झेलना पड़ेगा। तरीके से राय भी दी, निष्पक्ष होकर हमने बात करना चाहा कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा, वर्तमान सांसद के बारे में रहा, पार्टी ने जिसको पसंद किया है उनका कार्यकाल कैसा रहा, कांग्रेस और ख़ास तौर पे जो राहुल गांधी की यात्रा निकली उसको लेके कितना फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखा और ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तक के लिए आजमगढ़ से राजीव कुमार। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव और ओबीसी, मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग हैं। इसमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,70,935 के करीब है, महिला मतदाता 8,67,968 के करीब है और थर्ड जेंडर की बात करें तो 30 से ऊपर है। अगर समीकरण की बात की जाए तो 2011 जातीय समीकरण के अनुसार से जो जातीय जनगणना की गई उसमें 60.08% यहाँ की साक्षरता बताई गई
ग्रामीण वोटर यहां पर 15,48,136 है, जो कि करीब 86.7% के करीब आता है। शहरी वोटर 2,37,488, जो कि करीब 13.3% के अराउंड में आता है। 2019 में कुल वोटर की बात की जाए तो 17,85,624 वोटर की गिनती हुई थी। अब इसमें ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई होगी। इसके डेटा अभी फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। 2019 में जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार से आपको ये जानकारी दी गई। आजमगढ़ में किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत का आधार MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का काम करता आया है और इस लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक रही है। यही दोनों समाजवादी पार्टी की जीत का आधार बनते रहे हैं। बीजेपी के जीत का समीकरण स्वर्ण, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक के साथ साथ यादव के एक वर्ग का समर्थन भी रहा है। अगर जाति और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.12%, ईसाई धर्म के 0.08%, जैन धर्म की यहाँ पर कोई आबादी नहीं बताई गई, मुस्लिम धर्म के 15.58%, अनुसूचित जाति के 25.2%, अनुसूचित जनजाति के 0.3%, सिख समुदाय के 0.02% आबादी बताई गई है। इस लोकसभा सीट से 1989 से यादव या मुस्लिम ही जीतते आ रहे हैं। उससे पहले भी इस सीट से यादव उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के पास पहले लोकसभा चुनाव से 1971 तक रही। इमरजेंसी के बाद इस सीट से जनता पार्टी के रामेश्वर यादव ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से समीकरण बदल गया। साल, सांसद और पार्टी की बात करें तो 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ और अलगू राय शास्त्री यहां से चुने गए कांग्रेस की तरफ से। 1957 में कालिका सिंह कांग्रेस की तरफ से जीते। 1962 में राम हरक यादव कांग्रेस की तरफ से और 1967, 1971 में इंद्रजीत यादव कांग्रेस की तरफ से जीते थे। 1967 के बाद 1977 में राम नरेश यादव जनता पार्टी से, 1978 में उपचुनाव हुआ और मोहसिना किदवई कांग्रेस की तरफ से जो इंदिरा गांधी वाले थे उसमें से जीते थे और 1980 में इंद्रजीत यादव जनता पार्टी सेकुलर से, 1984 में संतोष सिंह कांग्रेस से, 1989 में रामकृष्ण यादव बहुजन समाज पार्टी से और 1991 में इंद्रजीत यादव जनता दल से, 1996 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से, 1998 में अकबर अहमद बहुजन समाज पार्टी से, 1999 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से जीते। 2004 में भी रमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी से जीते और 2008 में उपचुनाव हुआ। अकबर अहमद ने फिर से यहां से बाजी मारी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जीत दर्ज किए। 2009 में रमाकांत यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े और जीते। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते। 2019 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते। 2022 में उपचुनाव हुआ। दिनेश लाल यादव यहां से चुनाव जीतकर अभी वर्तमान में सांसद हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। अखिलेश यादव की अगर बात करें पहले तो अखिलेश यादव को सियासत की विरासत परिवार वालों से मिली है और ये विरासत में मिली है। पिता मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर और केंद्र में भी अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता रहे। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा के सफाई में हुआ था। इटावा के सेंट मैरी स्कूल से पढ़ाई के बाद अखिलेश यादव राजस्थान चले गए और वहां से ढोलपुर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरण इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 2 बेटियां और 1 बेटे के पिता हैं अखिलेश यादव। उनकी पत्नी का नाम डिंपल यादव है। डिंपल यादव से अखिलेश यादव की शादी 24 नवंबर 1999 में हुई थी। वर्तमान में पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी संसदीय सीट से प्रतिनिधित्व करती हैं और अखिलेश यादव खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अगर बात करें तो भोजपुरी सिनेमा के स्टार और सांसद दिनेश लाल यादव को निरहुआ नाम से लोग ज्यादातर जानते हैं। वह सिनेमा के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं लेकिन अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते रहे। उनकी पत्नी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आती है। उनके बच्चे तक की तस्वीर मिलने मुश्किल हो जाती है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक मशहूर बिरहा परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी काम धंधे की तलाश में कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। निरहुआ की पत्नी का नाम मनसा देवी है। निरहुआ की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी। वह परिवार और बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं
और निरहुआ के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटा का नाम अमित है और आदित्य है, जबकि बेटी का नाम अदिति है। मुंबई में उनके निरहुआ की मां भी रहती हैं और निरहुआ ने 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। उनको बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। उन्होंने गाने का हुनर अपने बड़े भाई से सीखा। उनके बड़े भाई विजय लाल यादव मशहूर बिरहा गायक हैं। निरहुआ इस वक्त भोजपुरी सिनेमा के सबसे अधिक कमाने वाले अभिनेता और गायक भी हैं। निरहुआ एक ही साल में लगातार 5 हिट फिल्म देने के बाद भोजपुरी फिल्मों के स्टार बन गए थे। उनका नाम भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और पाखी हेकड़े के साथ भी बार बार जोड़ा जाता रहा है और इसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि उनके शादी को लेकर भी चर्चे होने लगे थे, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि उनकी शादी भी हो रखी है और 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जो मुंबई में रहती है। फिलहाल आजमगढ़ लोकसभा सीट की ये समीकरण थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताइए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।